ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की किस्मत का होगा फैसला। प्रस्ताव पर चर्चा संभव। मिडिल ईस्ट तनाव पर विदेश मंत्री आज सदन में देंगे बयान। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अहमदाबाद के हनुमान मंदिर पहुंचे कप्तान सूर्या। देश भर में जश्न, आतिशबाजी के साथ लोग नाचे, तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। दिल्ली शराब नीति केस में हाई कोर्ट में सीबीआई की अपील पर सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को किया था बरी। विमान के शौचालय में बीड़ी पीने लगा यात्री, मच गया हड़कंप। सुरक्षा खतरा के आरोप पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोलकाता के कालीघाट मंदिर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। मंदिर के बाहर लोगों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किया प्रदर्शन, दिखाए काले झंडे। संसद सत्र से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, हमारी विदेश नीति को भाजपा सरकार ने गिरवी रख दिया, महंगाई बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटोकॉल विवाद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। सीजेआई सूर्यकांत ने की न्यायपालिका में सबसे ज्यादा संस्थागत सुधारों की वकालत। कहा, महिला वकीलों को जज बनाने पर विचार करे हाई कोर्ट कॉलेजियम। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम धामी पेश करेंगे 1.11 लाख करोड़ का बजट। 2 दिनों तक चलेगा सत्र। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयार की अपनी अपनी रणनीति। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। बोले, आईसीसी का अध्यक्ष बनाना हो तो इन्हें अपने बच्चे दिखते हैं। गुजरात में 2 करोड़ काबिल युवा हैं। मुश्तबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर। जंग के बीच असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने किया ऐलान। इजरायल ने दिवंगत सुप्रीम लीडर खामेनेई के हर उत्तराधिकारी को खत्म करने की दी है धमकी। अमेरिका को ईरान की चेतावनी। कहा, अमेरिकी सेना ने कदम रखा तो भुगतना होगा अंजाम। तबाही के लिए रहे तैयार। स्पेशल फोर्सेस भेजने की तैयारी में अमेरिका। मादुरो और खामेनेई के बाद क्या किम जोंग होंगे अगला निशाना? यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। कहा, अमेरिकी कार्रवाई से दूसरे देशों के लीडर्स में बढ़ा डर। रूस का दावा, दुनिया में खत्म हो चुका है कानून का राज। कहा, आज कोई भी देश दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पाठ नहीं पढ़ा सकता। यूएनएससी के P5 महाशक्तियों की इमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुलाने की मांग। न्यूयॉर्क के मेयर मदनानी के घर ग्रेसी मेंशन के बाहर फेंका गया विस्फोटक। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा। ये कोई साधारण स्मोक बम नहीं बल्कि एक घातक आईईडी था। ईरान के तेल पर कब्जा करेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने टीवी पर बताया हमले का मकसद। कहा, वेनेजुएला की तरह ईरानी तेल पर भी चाहते हैं कब्जा। ईरान युद्ध की ये बहुत छोटी कीमत। तेल के दाम $100 बैरल पार होने के दबाव में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया खारिज। कहा, कीमतें बहुत जल्दी कम होने लगेंगी। पश्चिम एशिया में जंग के बीच स्टेट ऑफ होर्मुज में आवाजाही ठप। अब तक 10 जहाजों पर हमला। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रिपोर्ट में खुलासा। मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते पाकिस्तान में संकट। वित्त मंत्री औरंगजेब ने दी चेतावनी। $60 करोड़ तक पहुंच सकता है देश का मासिक तेल आयात बिल। लोगों से ईंधन बचाने की अपील। सराफा बाजार में दिखी गिरावट। चांदी 3800 रुपए टूटकर 2,65,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। वहीं सोना 1350 रुपए सस्ता होकर 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा।
वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर शानदार जीत दर्ज की। पूरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम टिक ही नहीं पाई। ये मुकाबला भारत ने 96 रनों से जीता। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग के लिए उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 255 रन का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया, जो किसी भी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर था। इस स्कोर तक पहुंचने में संजू सैमसन की सबसे बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने लगातार तीसरा अर्धशतक जमाया। उन्होंने मैच में सबसे ज्यादा यानी 89 रन बनाए। वहीं ईशान किशन ने भी वर्ल्ड कप में अपना तीसरी 50 जड़ी, जबकि पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष करते दिखाई दे रहे अभिषेक शर्मा का बल्ला भी फाइनल मुकाबले में जमकर चला। उन्होंने 52 रनों की तूफानी पारी खेली और आखिर में शिवम दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन बनाकर टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड के लिए जेम्स निशम ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। वहीं सैमसन को शानदार प्रदर्शन के लिए टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 3 अर्धशतक लगाए और भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच के बाद सैमसन ने कहा, ये किसी सपने जैसा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और आभारी भी। शब्द कम पड़ रहे हैं, भावनाएं संभालना मुश्किल हो रहा है। मेरे 3 अर्धशतकों की बात करें तो सच कहूँ, इसकी शुरुआत 1-2 साल पहले ही हो गई थी। 2024 वर्ल्ड कप में मैं टीम का हिस्सा था, लेकिन मुझे खेलने का मौका नहीं मिला। वहीं इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। पश्चिम बंगाल में कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे और उसके बाद तारीखों का ऐलान कर देंगे। लेकिन उनका ये दौरा अब सुर्खियों में आ गया है। 9 मार्च को सुबह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोलकाता के ऐतिहासिक कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ और भी कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तलखियां ले रखी हैं और लोकतंत्र को कुचलने वाले ज्ञानेश कुमार वापस जाओ जैसे नारे लगाए। इतना ही नहीं, जब बीते दिन वो पहुंचे तो कोलकाता हवाई अड्डे से होटल के लिए जाते वक्त भी कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा विवाद मतदाता सूची को लेकर है। हाल ही में SIR प्रक्रिया के बाद लगभग 60 लाख मतदाताओं का नाम न्यायिक जांच के अधीन है। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ये वैध मतदाताओं को हटाने की साजिश है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत की बात भी कही है, जिसके बाद से विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ये मामला कहां जाकर थमता है, इस पर नजरें बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम की अवैध खेती का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी किसान मोर्चा के नेता विनायक ताम्रकार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक विनायक ने अपने 150 एकड़ के फार्म हाउस में 5 एकड़ में अफीम की खेती की थी, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 7.88 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने 6 मार्च को मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरी फसल जब्त कर ली। मामला उजागर होते ही बीजेपी ने विनायक ताम्रकार को पार्टी से निलंबित कर दिया। इस घटना ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल एक दिन पहले कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद उस खेत का दौरा किया था और सत्ताधारी दल पर जमकर निशाना भी साधा था। बघेल ने खेत में जाकर वीडियो बनाया और साथ ही पोस्ट किया कि सुशासन की अफीम। भाजपा किसान मोर्चा के नेता विनायक ताम्रकार दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में 10 एकड़ खेत में अफीम की खेती कर रहे हैं। कल रात सूचना मिलते ही आज हम सब वहां पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हैं। विनायक ताम्रकार बहुत रसूखदार आदमी बताया जा रहा है। उसका उठना बैठना बड़े अधिकारियों मंत्रियों के साथ है। मुख्यमंत्री निवास में भी आने जाने की सूचना है। सवाल यह है कि यह प्रोजेक्ट भाजपा किसान मोर्चा का है या मंत्रियों का है। लेकिन बहुत अच्छा खेती नहीं करे एकदम टेक्निक से करे हम लोग ठीक ठाक है खराब टाइम पास वो केम भारी कमा रहे लकड़ी से लेके फर लप पैसा बनाए लागे को उसका टाइम पास छोटे छोटे बनावे। और अब इस कार्रवाई के बाद बघेल ने एक और पोस्ट किया और पूछा कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री एकदम चुप्पी साध गए हैं। उनको बताना होगा कि अफीम की इस खेती में कौन कौन से मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। नव्या मलिक का नाम सरकार की लिस्ट से किसने बाहर किया? नव्या मलिक कितने बार विदेश गई और किसके साथ विदेश गई? विनायक ताम्रकार मुख्यमंत्री निवास में कब कब आया है?
विनायक ताम्रकार के किन किन नेताओं और अधिकारियों से संबंध हैं। अब भले ही बीजेपी नेता को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया हो और उसकी गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन कांग्रेस इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और इसलिए उसने पर्दे के पीछे से इस खेल में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। इस मामले ने पूरे राज्य की सियासत को हिला कर रख दिया है। मिडिल ईस्ट की जंग में दोनों पक्षों की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। खास तौर पर 9वें दिन जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के तेल भंडार को निशाना बनाते हुए हमला किया तो ईरान के आसमान से काली बारिश हुई, यानी बारिश के पानी में भी काला धुआं भर चुका था। लेकिन ईरान ने भी हर हमले का उसी पैमाने पर जवाब देने की ठान ली है। उसकी तरफ से 5 देशों में बने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। IRGC ने दावा किया है कि उसने इजराइल के तेल अवीव और बेरशेबा शहरों में सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरानी सेना ने बताया है कि वो अगले 6 महीने तक जंग लड़ने को तैयार है। इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि ईरान के अगले नेता का चुनाव हो चुका है। ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है और इसके जल्द सामने आने की संभावना है। अब तक इस रेस में 2 नाम सामने आ चुके हैं। पहला दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई का और दूसरा नाम है आयतुल्लाह अली रेजा अराफी का, जो फिलहाल उस 3 सदस्यीय परिषद का हिस्सा है जो जंग के दौरान ईरान की सत्ता संभाल रही है। लेकिन इनमें सर्वोच्च नेता किसे चुना गया ये सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह ईरान बहुत ही मजबूती से दोबारा खड़ा हो रहा है, उससे अमेरिका और इजराइल को बड़ा झटका जरूर लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान में रिजीम चेंज करने का सपना देख रहे हैं, वो अब कोसों दूर जाता नजर आ रहा है और अब उन्हें इस जंग को लेकर अपने ही देश में विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। वॉशिंगटन से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक कई शहरों में, यहाँ तक कि व्हाइट हाउस के सामने भी लोगों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। ब्रिटेन में भी ईरान जंग खत्म करने के लिए मार्च निकाला गया। इस दौरान महिलाओं ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया। उधर स्विट्जरलैंड ने भी कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे में ट्रंप ईरान पर हमला करने के अपने फैसले को लेकर बुरी तरह से घिर गए हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। बढ़ते टकराव के बीच वेटिकन सिटी के पोप लियो ने जंग पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने अपील की है कि बमों की आवाज बंद हो और सभी पक्ष बातचीत का रास्ता अपनाएं। शांति हथियारों या धमकियों से नहीं बल्कि ईमानदार और जिम्मेदार संवाद से ही मुमकिन है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये युद्ध तभी खत्म हो सकता है जब ईरान की सैन्य ताकत और मौजूदा शासक पूरी तरह खत्म हो जाए। यानी फिलहाल वो जंग खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रही। इन हालात में मिडिल ईस्ट की जंग और खतरनाक रूप ले सकती है।